दोस्तों, जहां एक और पूरी दुनिया कोविड-19 के अगेंस्ट लड़ाई लड़ रही है, वहीं हमारे जीएसटी ऑफिसर चाहते हैं कि अगर आपको सेविंग बैंक अकाउंट से कोई ब्याज की इनकम हो रही है, आपको आपके पीपीएफ में कोई पैसा पड़ा है उससे ब्याज की इनकम हो रही है, तो भी आपको जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये केस है श्री स्वाई मनोहर लाल राठी जी के केस में। इनकी फाइनेंशियल ईयर 18-19 की इनकम हुई थी टोटल 20,12,000 रुपये, जिसमें से 9.5 लाख रुपए के आसपास रेंट की रिसिप्ट थी और बाकी जो अमाउंट बचा 10-10.5 लाख रुपए वो था इनका ब्याज की इनकम, जो कि सेविंग बैंक अकाउंट में इनका इंटरेस्ट था उससे इनको इनकम हुई, पीपीएफ में इनका जो इंटरेस्ट था उससे इनको इनकम हुई और कुछ एक रिश्तेदारों जानकारों को लोन दे रखा था उससे उनको इंटरेस्ट की इनकम हुई। तो जीएसटी अथॉरिटी ने बोला कि आपकी जो टोटल इनकम है वो 20,12,000 से ऊपर है और जीएसटी रजिस्ट्रेशन के जो रूल्स है, प्रावधान है, वो बोलते हैं कि अगर आपका टर्नओवर 20 लाख से ऊपर है तो आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा, जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। इन्होंने जो भी ब्याज की इनकम हुई उसको भी टर्नओवर मान लिया। अब जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने से क्या होगा दोस्तों? पहली चीज़ तो जो रेंट की रिसिप्ट हुई थी 9 से 9.5 लाख रुपए, उस पर भी इनको 18% से जीएसटी देना पड़ेगा। हालांकि जो ब्याज की इनकम है उस पर जीएसटी तो इनको नहीं देना पड़ेगा, बट उस अमाउंट को टर्नओवर में इंक्लूड करने से जो आपकी टैक्सेबल टर्नओवर था रेंट वाला, उस पर भी आपको जीएसटी देना पड़ जाएगा। अगर वो टर्नओवर में इंक्लूड नहीं होता ब्याज वाला अमाउंट, तो आपको जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही आपको जीएसटी रिटर्न्स भरनी पड़ेगी मंथली, क्वार्टरली, जो भी आप पे एप्लीकेबल होगी, और ना ही जो आपकी 20 लाख से कम की जो आपकी टैक्सेबल सप्लाई थी उस पर आपको जीएसटी देना पड़ेगा। बट इस रूलिंग से आपको बिल्कुल देना पड़ेगा। आपके मेरे केस में हो सकता है रेंट की रिसिप्ट नहीं हो सकता है कोई छोटा मोटा व्यापार अपन कर रहे हो जिसमें 3-4-5 लाख रुपए की अपनी सेल हो, और अगर अपने को ब्याज की भी इनकम हो रही है और टोटल मिला के 20 लाख से ऊपर हो गई, तो इस रूलिंग के हिसाब से हमें जो 3-4-5 लाख रुपए की सेल हुई है उस पर भी जीएसटी देना पड़ेगा, जबकि हमने हमारे कस्टमर से जीएसटी चार्ज ही नहीं किया है, क्योंकि हमारे हिसाब से तो वो ब्याज की इनकम टर्नओवर में आनी नहीं चाहिए थी और हमारा टर्नओवर 20 लाख से कम है, तो हमें रजिस्ट्रेशन लेने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब बात करते हैं कि उस अथॉरिटी ने ऐसा क्यों बोला और क्या ये चीज़ सही है या नहीं है। उन्होंने इसलिए बोला कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में जो कि दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 में, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में बोला गया है कि उसमें ऑल टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम्प्ट सप्लाई इंक्लूड होती है। तो 20 लाख की लिमिट निकालने के लिए टैक्सेबल सप्लाई प्लस एग्जाम्प्ट सप्लाई को इंक्लूड करेंगे। अब जो आपने ब्याज कमा रहे हो लोन पे या सेविंग बैंक पे, जो इंटरेस्ट कमा रहे हो आप, पीपीएफ जो इंटरेस्ट कमा रहे हो, वो एक एग्जाम्प्ट सप्लाई है। ये एग्जाम्प्ट सप्लाई है नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 28 जून 2017 में एंट्री नंबर 27A में, कि अगर आप कोई डिपॉजिट दे रहे हो, कोई लोन दे रहे हो और आपको ब्याज की इनकम हो रही है उस पर, तो वो एग्जाम्प्ट सप्लाई है। तो जीएसटी अथॉरिटी ने बोला उस नोटिफिकेशन में आपकी सप्लाई को एग्जाम्प्ट बोला गया है। दूसरा, सेक्शन 2 सबसेक्शन 6 जो कि एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बोलता है, वो बोलता है कि टैक्सेबल सप्लाई और एग्जाम्प्ट सप्लाई दोनों को हम इंक्लूड करेंगे 20 लाख की लिमिट निकालने के लिए। तो उस नोटिफिकेशन के हिसाब से आपकी एग्जाम्प्ट सप्लाई है और रेंट वाली आपकी वो तो टैक्सेबल सप्लाई है ही, तो दोनों मिला के 20 लाख से ऊपर हो रही है, आपको जीएसटी का रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। क्या लगता है आपको, क्या ये रूलिंग सही है? मेरे हिसाब से असीसी ने रूलिंग लेके ही एक सुसाइडल अटेम्प्ट किया है। उनको ये रूलिंग लेनी ही नहीं चाहिए थी, उनको एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब जाने से ये चीज़ उन पर एप्लीकेबल होगी, या तो आगे अपील में जाए। मेरे हिसाब से ये इंक्लूड नहीं होना चाहिए। क्यों? आइए मैं आपको लेके चलता हूँ कुछ एक प्रोविजंस पे। दोस्तों, एग्जाम्प्ट सप्लाई या टैक्सेबल सप्लाई होने से पहले वो चीज़ सप्लाई होना मैंडेटरी है। पहले ये डिसाइड होना चाहिए कि क्या वो सप्लाई है। अगर वो सप्लाई नहीं है ऑल टुगेदर, तो एग्जाम्प्ट और टैक्सेबल सप्लाई की बात ही नहीं आएगी। अब ये सप्लाई क्यों नहीं है, मैं आपका ध्यान केंद्रित कराना चाहूँगा सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 क्या बोलता है? सप्लाई होने के लिए उस सप्लाई का इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना जरूरी है, कि या तो आप किसी बिजनेस के दौरान कर रहे हो या अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए कोई सप्लाई कर रहे हो, तो वो सप्लाई मानी जाएगी। क्या मैंने बैंक में पैसा जमा करा रखा है, मेरे जीवन भर की जमा पूंजी मैंने जमा करा रखी है, या मैं बचपन से या मैं बहुत पहले से पीपीएफ में पैसा डालते हुए आया हूँ, उस पर मुझे ब्याज मिल गया, क्या ये मेरा बिजनेस है? क्या मैंने ये बिजनेस मोटिव के हिसाब से बैंक अकाउंट में पैसे डाले थे और उस पर ब्याज कमा रहा हूँ मैं, क्या ये मेरा बिजनेस मोटिव है? यहाँ पे क्या मैंने पीपीएफ में जो पैसा जमा करा रखा है उस पर मुझे ब्याज मिल गया, तो मैंने पीपीएफ में जो पैसा जमा कराया था, क्या मैंने बिजनेस मोटिव रखते हुए जमा कराया था? बिल्कुल नहीं।
हो सकता है दोस्तों को जो मैंने पैसे दिए उस पर मुझे ब्याज मिला, वो मैं मान सकता हूँ कि क्या पता उसमें बिजनेस मोटिव हो। बट क्या सेविंग बैंक में जो पैसा पड़ा है मेरा, पीपीएफ में जो मैं पैसा जमा कराते हुए आ रहा हूँ, क्योंकि मुझे 80C इनकम टैक्स में डिडक्शन चाहिए थी, मेरे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, मुझे मेरे बुढ़ापे के लिए पैसा चाहिए था, इसलिए मैं ये पैसे बहुत पहले से डालते हुए आ रहा हूँ, तो क्या आप इसको मेरा बिजनेस मान लोगे और आप इसको टर्नओवर में इंक्लूड कर दोगे? बात करते हैं बिजनेस की डेफिनेशन की, जो दी हुई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 में। अगर आप वो डेफिनेशन देखोगे दोस्तों, तो कहीं भी आपको इस तरह की जो सेविंग बैंक पे इंटरेस्ट आपको मिल रहा है, पीपीएफ में इंटरेस्ट मिल रहा है, कहीं भी आपको उस डेफिनेशन में ये नहीं मिल रहा है कि बिजनेस है। पहला जो क्लोज बोल रहा है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 का, बिजनेस की डेफिनेशन डिफाइन करता है, उसका पहला क्लोज बोलता है कि इट शुड बी ए कॉमर्स, ट्रेड, मैन्युफैक्चर, वोकेशन, प्रोफेशनल, वेजर या फिर एडवेंचर। बी बोलता है इससे रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो। सी बोलता है कि हम फ्रीक्वेंसी, अगर ऐसी कोई एक्टिविटी है जो ए में दी गई है, हम फ्रीक्वेंसी नहीं देखेंगे। मत देखो, क्या मेरी जो ब्याज की इनकम हुई है सेविंग बैंक पे, पीपीएफ है, क्या इन तीनों में आ रही है? किसी ट्रेड, कॉमर्स, वेजर, एडवेंचर, वोकेशन, प्रोफेशन, मैन्युफैक्चरिंग, उनमें कहीं आ रही है? नहीं। डी में चलते हैं, बिजनेस डेफिनेशन के सेक्शन के क्लोज डी में चलते हैं। वो बोलता है कि अगर आपने कोई क्लब है आपका और मेंबर को कोई फैसिलिटी दे रहे हो, उसके लिए आपको पैसा मिल रहा है, बिल्कुल बिजनेस है, मान लिया हमने बिजनेस है। फिर चलते हैं अपन दोस्तों उसके साथ साथ ई में, क्लब और मेंबर वाला ई है, और डी जो है वो है दोस्तों आपका कि अगर आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए और क्लोज करने के लिए कोई सप्लाई कर रहे हो, चाहे कैपिटल गुड्स की हो, गुड्स की, वो बिजनेस है, मान लिया आपकी बात। बट इन पांचों में भी हम तो कहीं फुल नहीं हो रहे। चलिए उसके बाद ई के बाद चल लेते हैं अपन एफ में। अगर आप किसी प्रीमाइसेस में किसी को एंट्री देने के लिए पैसे ले रहे हो, जैसे कि आप मूवी थिएटर में जाते हो और पिक्चर देखते हो और आप मूवी टिकट खरीदते हो, वो बिजनेस है, मान लिया, इसमें भी कहीं हम फॉल नहीं हो रहे। एफ के बाद चलते हैं जी में। अगर आपने कोई ऑफिस, आप होल्डर ऑफ एन ऑफिस हो और आप अपनी सप्लाई दे रहे हो बिजनेस फर्दरेंस करने के लिए, जैसे कि आप किसी कंपनी के सीएफओ हो और आपने कंपनी को मर्जर से रिलेटेड कोई एडवाइस दी, कोई सर्विस दी, या फिर आप एक प्रोफेशनल हो या चार्टर्ड अकाउंटेंट हो और आप एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर किसी में कंपनी में अपॉइंट हुए और आपने आपकी सर्विसेज दी, तो ये बिजनेस है, बिल्कुल मानते हैं। बट अभी भी इसमें भी कहीं सेविंग बैंक का इंटरेस्ट, पीपीएफ का इंटरेस्ट इंक्लूड हो रहा है बिजनेस की डेफिनेशन में। चलिए यहाँ भी आपका मन नहीं भरता है तो अपन चलते हैं एच पे, सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 क्लोज एच। वो बोलता है रेस क्लब, हम रेस क्लब भी नहीं चला रहे। एच के बाद लास्ट जो है बिजनेस की डेफिनेशन का क्लोज आई, वो बोलता है गवर्नमेंट अगर कोई सर्विसेज दे रही है, कोई सप्लाई कर रही है एज ए पब्लिक अथॉरिटी जिसमें वो एंगेज्ड है, तो वो बिजनेस है। तो क्या सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के क्लोज ए से लेके आई तक में जो कि बिजनेस को डिफाइन करते हैं, इसमें कहीं भी सेविंग बैंक का इंटरेस्ट आ रहा है? कहीं भी पीपीएफ का इंटरेस्ट आ रहा है? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। तो वापस चलते हैं अपन सेक्शन 7 पे। सेक्शन 7 क्या बोलता था? सप्लाई तभी होगी जब वो बिजनेस में इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो। तो ये तो हो ही नहीं रहा हमारे केस में। चलिए सेक्शन 7 में ही एक एक्सेप्शन दी हुई है, वो बोलती है कि अगर आप बिजनेस और इन द कोर्स ऑफ बिजनेस और इन द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं हो तो भी हम सप्लाई मानेंगे। वो केवल और केवल एक सप्लाई है, वो है इंपोर्ट ऑफ सर्विस विद कंसिडरेशन। तो अगर आप इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हो उस केस में आप बिजनेस नहीं देखेंगे। अदरवाइज इन एवरी काइंड ऑफ सप्लाई a business case is must. If it is not in the course or furtherance of business, वो सप्लाई ही नहीं है। अगर कोई चीज़ सप्लाई नहीं है तो वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई कैसे बन जाएगी? अगर वो टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट सप्लाई नहीं बनेगी तो एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में कैसे इंक्लूड होगी? वो बिल्कुल नहीं हो सकती है। तो मेरे ख्याल से ये रूलिंग बिल्कुल बकवास है। इस रूलिंग का कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अगर एससीसी आगे एडवांस रूलिंग अथॉरिटी के पास जाएगा, कोर्ट्स में जाएगा, तो ये रूलिंग उनकी डाउन होनी चाहिए। वहाँ पे एससीसी को इसमें विनिंग मिलनी चाहिए। मेरे हिसाब से एससीसी ने रूलिंग लेके ही गलत करी है, एक सुसाइडल अटेम्प्ट किया है। हालांकि ये पर्टिकुलर रूलिंग पर्टिकुलर एससीसी के केस में एप्लीकेबल होगी, आप पे और मुझ पे एप्लीकेबल नहीं होगी। लेकिन 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 जब डिपार्टमेंट आपकी ऑडिट करेगा, आपका असेसमेंट करेगा, उस केस में इस केस का रेफरेंस दे सकता है। क्योंकि कोई चीज़ अगर कहीं लिखी हुई नहीं है, उसमें आप कुछ लिखी हुई चीज़ डाल देते हो तो उस बात में थोड़ा सा वजन आ जाता है। आप बोलोगे कि भैया डेफिनेशन में नहीं आती है एग्रीगेट टर्नओवर की, एग्जाम सप्लाई नहीं है, XYZ चीज़ें बोलोगे आप। डिपार्टमेंट बोलेगा कि भैया देखो उस एडवांस रूलिंग में भी ऐसा हुआ था, उसका रेफरेंस देगा डिपार्टमेंट। तो डिपार्टमेंट के डिसीजन को एक सपोर्ट मिलेगा आपके केस में भी। तो हो सकता है आपके केस में भी डिपार्टमेंट इसको अप्लाई कर दे।
डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकता आपके केस में, बट इनडायरेक्टली रेफरेंस दे दे और आपको एक बार के लिए तो लिटिगेशन में फंसना पड़ जाए। हो सकता है आप जीत भी जाओ, बट डिपार्टमेंटल लेवल पे जीतना आपके लिए मुश्किल होगा, आपको ऊपर कोर्ट्स तक जाना पड़ेगा। तो अगर मैं आपकी 20-22 लाख रुपए साल की इनकम है, क्या हाई कोर्ट में जाके आप अफोर्ड कर पाओगे उसको? एक छोटा व्यापारी, छोटा बिजनेसमैन, एक ऐसा इंसान जिसकी इनकम कम है, वो हाई कोर्ट तक जाके अफोर्ड नहीं कर सकता है। डिपार्टमेंट से जैसे ही नोटिस आता है वहीं उसके पसीने छूट जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ये रूलिंग बिल्कुल भी बकवास है, एकदम बेबुनियाद है ये रूलिंग। तो दोस्तों, अगर आपका ऐसा कोई विचार हो कि ऐसे केस में आपको रूलिंग लेनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको रूलिंग के लिए जाना ही नहीं चाहिए। ये एक सुसाइडल अटेम्प्ट होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ नई जानकारी मिली हो, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही कुछ ना कुछ वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।